हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ड्रग डाइजॉक्सिन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ड्रग क्लास क्या होता है इसका? कार्डियक ग्लाइकोसाइड बोलते हैं इसको। ये कैसे डिराइव्ड होता है? फ्रॉम डिजिटालिस फॉक्सग्लो प्लांट बोलते हैं, उससे ये डिराइव्ड होता है। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नॉर्सेट और पीएससी के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे देखते हैं कि एक्चुअली काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है, ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को। याद रखिए, ये क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है सोडियम पोटेशियम पंप को। नॉर्मली क्या होता है, हार्ट सेल की मेम्ब्रेन पर एक पंप होता है। क्या होता है? एक पंप होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ठीक है, क्या होता है? एक पंप। ये पंप क्या करता है? सोडियम को बाहर करता है और पोटेशियम को अंदर ले जाता है। याद रखिए क्या कर रहा है? सोडियम को बाहर लेके जा रहा है और पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है। अब यहाँ पे डाइजॉक्सिन क्या करेगा? हमने डाइजॉक्सिन दे दिया, ये क्या करेगा? इस पंप को ब्लॉक कर देगा। समझ में आया? पंप को क्या कर देगा? ये ब्लॉक कर दिया, मतलब सोडियम को बाहर जाना चाहिए, वो ये काम नहीं हो पाएगा। अब जब सोडियम बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या हो जाएगा? सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या होता है? इंक्रीज करता है इंट्रासेलुलर सोडियम को। ठीक है, क्या हुआ? इंट्रासेलुलर सोडियम आपका बढ़ गया। अब क्या होता है, हार्ट सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक और एक्सचेंजर होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। क्या बोलते हैं? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये नॉर्मली ये क्या करता है, सोडियम को अंदर लेता है और कैल्शियम को बाहर निकालता है। सोडियम को ये अंदर ले रहा है और कैल्शियम को ये बाहर निकाल रहा है। अभी क्या था, आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप की वजह से ऑलरेडी सोडियम का जो लेवल है अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो एक्सचेंजर है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो है वो स्लो हो जाएगा। अगर ये स्लो हो जाएगा तो जो कैल्शियम का काम क्या था, बाहर निकलना था, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। दैट इज पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। क्यों, क्या होता है? हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना। पंप करने के लिए उसको सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा उतना ज़्यादा ही वो उतने अच्छे से वो कॉन्ट्रैक्शन कर पाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट हो जा रहा है। आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप हो गया और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की वजह से क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, यानी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी से क्या होता है, हार्ट फेलर में पंपिंग जो होती है वो इम्प्रूव होती है। समझ में आया आपको कि ये डाइजॉक्सिन जो होता है वो कैसे काम करता है? एक और चीज़ होती है इसमें पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट के अंदर। क्या होता है, ये एक इंक्रीज करता है आपका फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक मसल्स को। और याद रखिए स्पेशली एक्ट करता है किसके ऊपर? वेंट्रिकल्स में एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है? वेंट्रिकल्स में। क्यों? कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है ना भाई ये, तो इसीलिए एक्ट्स ऑन वेंट्रिकल्स। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्यों? क्योंकि ये एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2022 में ये चीज़ पूछी गई थी कि ये किस पर एक्ट करता है। इट एक्ट्स ऑन वेंट्रिकल्स। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट इसमें दो इफेक्ट और होते हैं। एक होता है आपका नेगेटिव क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट होता है और दूसरा होता है नेगेटिव ड्रोमोट्रॉफिक इफेक्ट होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये डिक्रीज कर देता है हार्ट रेट को और रिदम को। और याद रखिए एक्ट्स ऑन एसए नोड। किस पे एक्ट किया? एसए नोड पर। और नेगेटिव ड्रोमोट्रॉफिक इफेक्ट में क्या हो जाता है, ये स्पीड ऑफ कंडक्शन जो होता है उसको कम कर देता है और एक्ट्स ऑन एवी नोड। किस पे काम किया? ये एवी नोड पे काम करता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यह वेगस नर्व जो होता है वो इसको स्टिमुलेट कर देता है। समझ में आ रहा है? यानी कि वेगस नर्व में ये क्या कर सकता है, हार्ट रेट को स्लो कर देता है। दैट इज नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। और एवी नोड कंडक्शन को ये स्लो कर देता है। इसीलिए क्या होता है कि डाइजॉक्सिन जो होता है एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। समझ में आया यहाँ तक? शॉर्ट में देखें तो क्या होगा, ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को, जिसकी वजह से आपका इंट्रासेलुलर सोडियम जो होता है वो बढ़ जाता है। ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को भी स्लो कर देता है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट रेट जो होता है वो आपका वेगल टोन की वजह से क्या हो जाता है, आपका वो कम हो जाता है। ये आप याद रखिए, ये शॉर्ट में है। एक और चीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डाइजॉक्सिन जो होता है इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस होता है
फॉर हार्ट फेलर के लिए, ये आप याद रखिए। हार्ट फेलर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? डाइजॉक्सिन है। ये निमहांस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका इंडिकेशंस ऑफ डाइजॉक्सिन, ये किस कंडीशंस में दिया जाता है? सबसे पहला होता है, आप याद रखिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक होता है आपका जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, तो ये हार्ट फेलर की कंडीशन में दिया जाता है। और दूसरा होता है हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर जैसी कंडीशंस जब होती है तब डाइजॉक्सिन दिया जाता है। और इन सम कंडीशन जैसे कि आपका एसवीटी यानी कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, इन कंडीशंस में क्या करते हैं, आपका एवी नोड कंडक्शन जो होता है उसको स्लो करने के लिए भी डाइजॉक्सिन दिया जाता है। तो किस में देते हैं? हार्ट फेलियर में देते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर में देते हैं, और सम एसवीटी केसेस में हम डाइजॉक्सिन देते हैं। नेक्स्ट होता है आपका थेराप्यूटिक रेंज। थेराप्यूटिक रेंज क्या होती है इसकी? दैट इज़ 0.5 से 2.0 mg/ml होता है। थेराप्यूटिक रेंज जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि डाइजॉक्सिन जो क्या है, एक नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग है। समझ रहे हैं आप? एक नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग है। इसका मतलब क्या है? अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो ये टॉक्सिक हो जाएगा, और अगर ये थोड़ा सा कम हुआ तो ये काम नहीं करेगा। यानी कि अगर यह 2.0 से ज़्यादा हो गया तो ये टॉक्सिक हो जाएगा, 0.5 से कम हुआ तो ये काम नहीं करेगा। समझ में आया? इसीलिए इसका थेराप्यूटिक रेंज जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इसे याद रखिए। क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज वैल्यू जो था, ये आपका केरला पीएससी 2022 में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डाइजॉक्सिन के लिए हम क्या करेंगे? याद रखिए कि सबसे पहले बिफोर गिविंग ड्रग एपाइकल पल्स को हमको कम से कम 1 मिनट तक सुनना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? और हमको डोज जो भी हम डोज दे रहे हैं उसे हमें होल्ड करना है। अगर एपाइकल पल्स एडल्ट में हार्ट रेट आपका लेस देन 60 बीट्स पर मिनट आता है, चाइल्ड में अगर लेस देन 70 बीट्स पर मिनट आता है, इन्फेंट में अगर हार्ट रेट 90 टू 100 बीट्स पर मिनट आता है। ये याद रखिए, एडल्ट में 60, चाइल्ड में 70, इन्फेंट में 90 टू 100 बीट्स पर मिनट अगर कम आ रहा है एपाइकल पल्स, तो हमें डोज होल्ड कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि डाइजॉक्सिन क्या करता है, हार्ट रेट को स्लो कर देता है। अगर पहले से हार्ट रेट स्लो है तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका चेक करना है डाइजॉक्सिन ब्लड लेवल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग थेराप्यूटिक रेंज जो होता है दैट इज़ 0.5 से 2.0 mg/ml मॉनिटर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये 2.0 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो सकता है? टॉक्सिसिटी हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका चेक करना है हमको पोटेशियम लेवल को चेक करना है। कितना होना चाहिए? इट शुड बी मेंटेन बिटवीन 3.5 से 5.1 MEQ/L। फिर से कह रही हूँ, 3.5 से 5.1 MEQ/L होना चाहिए। ये आप याद रखिए, ये एम्स 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है? हाइपोकैलीमिया में क्या हो जाता है? अगर हाइपोकैलीमिया हो गया तो क्या करता है? ये हाई डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है? उसको बढ़ा देता है। स्पेशली क्या होता है अगर कोई पेशेंट डायूरेटिक्स ले रहा है जैसे कि फ्रूसेमाइड ले रहा है। इसीलिए क्या करना है, हाइपोकैलीमिया को करेक्ट करने के बाद ही हमको डोज़ देनी, क्योंकि क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है? और हमको एनकरेज करना है पेशेंट को टू टेक हाई पोटेशियम रिच डाइट लेने के लिए उसको एनकरेज करना है। इससे क्या होता है? इससे हम हाइपोकैलीमिया जो होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका नॉर्सेट 2021 में, पीजीआई में, जीएमसीएच में 2022 में पूछा गया था। ठीक है? नेक्स्ट है आपका रीनल फंक्शन चेक करना है अपने को। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, आपका डाइजॉक्सिन रिमूव करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। अगर मान लीजिए किडनी कमज़ोर है तो क्या हो जाएगा? वो रिमूव नहीं कर पाएगा, ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रिएटिनिन और BUN लेवल जो होता है उसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स बता रही हूँ जो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में होते ही हैं। सबसे पहला आप हमेशा याद रखिए, एग्जाम में पूछता है ये चीज़, एनोरेक्सिया, नोशिया एंड वॉमिटिंग। ये क्या होती हैं? दीज आर अर्ली साइंस होती हैं फॉर डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं आपका जो कीमो रिसेप्टर जोन जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। किसको स्टिमुलेट कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा को। क्या है? एनोरेक्सिया, नौशिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका विजुअल डिस्टर्बेंस। विजुअल डिस्टर्बेंस में याद रखिए येलो या ग्रीन विजन दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं ज़ैंथोप्सिया। ये भी आप याद रखिए क्या बोलते हैं?
ज़ेनथोप्सिया बोलते हैं, जिसमें येलो और ग्रीन विज़न दिखाई देने लगता है। ये पूछा गया था एग्ज़ाम में, IGIMS 2018 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंस में क्या हुआ, येलो और ग्रीन विजन हुआ, ब्लर विजन होता है, या फिर हैलोस अराउंड लाइट्स दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्डियक साइंस, जिसमें आपका होता है ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक या वेंट्रिकुलर एरिथमियास होने के चांसेस होते हैं। और न्यूरोलॉजिकल साइंस में होता है आपका कन्फ्यूजन और वीकनेस। ठीक है। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको एकदम गिन के याद रखने हैं, एनोरेक्सिया, नौशिया, वॉमिटिंग और ग्रीन एंड हेलो विजन यानी कि ज़ेनथोप्सिया। ये मोस्टली आपका मेजर साइन एंड सिम्टम्स होता है, जो आपको डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में दिखाई देगा ही। नेक्स्ट होता है वेरी इंपॉर्टेंट एंटीडॉट्स, हम क्या देते हैं अगर सपोज डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है, तो आप इसे याद रखिए, इसका नाम है डाइजॉक्सिन इम्यून फैब। क्या बोलते हैं इसको, डाइजॉक्सिन इम्यून फैब बोलते हैं इसको, या डिगी फैब के नाम से ये जाना जाता है। एक्चुअली करता क्या है, ये जो फैब जो होता है, ये एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी होता है, जो क्या करता है बॉडी में जा कर के डाइजॉक्सिन से अटैच हो जाता है। जैसे हमने दिया गया किया डाइजॉक्सिन से ये अटैच हो गया, अटैच होने के बाद ये क्या करता है, डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स जो होता है ये आपका किडनी से रिमूव हो जाता है। क्या किया आपने, एंटीडॉट्स दिया, ये अटैच हुआ डाइजॉक्सिन से, इसने क्या बनाया, डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया, और ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, किडनी से आपका रिमूव हो गया। अब क्या हो जाता है, आपका ब्लड में जो फ्री डाइजॉक्सिन जो हो जाती हैं वो कम हो जाती हैं, यानी कि आपकी टॉक्सिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ एंटीडॉट फॉर डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी वर्क्स। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इन किन कंडीशंस में डाइजॉक्सिन देना बहुत ही अनसेफ या डेंजरस हो सकता है। सबसे पहला आता है आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, क्योंकि डाइजॉक्सिन बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इस कंडीशंस में क्या था, हार्ट ऑलरेडी बहुत ही डेंजरस रिदम में होता है, तो बिल्कुल भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट है आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें भी नहीं देना है। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी कि अगर पेशेंट किसी तरीके के सिम्टम्स शो कर रहा है, लाइक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नौशिया, वॉमिटिंग, येलो विजन, ब्रेडिकार्डिया, एरिथमियास, तो बिल्कुल भी नहीं देना है। सीवियर रेनल फेलियर की कंडीशन में भी नहीं देना है। सीवियर ब्रेडिकार्डिया में भी नहीं देना है, क्योंकि हार्ट रेट क्या होता है, अगर लेस देन 60 हो जाता है और हम डाइजॉक्सिन देते हैं तो ये और स्लो हो जाएगा, तो इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट होता है आपका एवी ब्लॉक, सेकेंड या थर्ड डिग्री अगर एवी ब्लॉक हो गया है तो डाइजॉक्सिन बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि और डाइजॉक्सिन क्या करता है, एवी नोड को और स्लो कर देता है, जिससे कंडीशन क्या होता है और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नेक्स्ट आपका हाइपोकैलीमिया में नहीं देना है आपको, और एक्यूट एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन में हमें बिल्कुल भी डाइजॉक्सिन नहीं देना है। तो ये था हमारा टॉपिक डाइजॉक्सिन, जिसमें हमने क्या क्या देखा, हमने ड्रग क्लास के बारे में देखा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं इसके, और थेराप्यूटिक रेंज के बारे में पढ़ा। इसकी बहुत ही डिटेल में अच्छे से नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने देखा कि क्या हो सकती हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हमने पढ़ाई करी, और इसमें क्या एंटीडॉट हम दे सकते हैं वो हमने देखा, और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकते हैं ये हमने देखा। तो दोस्तों ये था हमारा डाइजॉक्सिन। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो इसके एमसीक्यूज़ क्या हो सकते हैं, और क्या वाकई हमें एमसीक्यूज़ के आंसर पता हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक नर्स हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को डाइजॉक्सिन देने वाली है, तो मेडिसिन देने से पहले एज ए नर्स कौन सा असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। पहला, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर। दूसरा, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन। तीसरा, एपाइकल पल्स फॉर फुल 1 मिनट। और चौथा, पेडल पल्स एंड एडिमा। तो ये हमने बहुत पहले आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमको क्या करना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एपाइकल पल्स फॉर फुल 1 मिनट। क्यों करना चाहिए हमको, डाइजॉक्सिन क्या करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये हार्ट रेट को स्लो कर देता है। ठीक है, इसीलिए हमको क्या करना है, डोज देने से पहले एपाइकल पल्स को फुल 1 मिनट तक काउंट करना बहुत ही मैंडेटरी है। क्यों, क्योंकि अगर यह एडल्ट में लेस देन 60 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डोज जो होता है उसको होल्ड कर देना चाहिए। याद रखिए, एडल्ट में 60 है, चिल्ड्रन में 70 है, और इन्फेंट में 90 टू 100 बीट्स पर मिनट से अगर ये कम होता है तो हमें क्या करना है, डोज को होल्ड करना है। तो एपाइकल पल्स जो होती है उसे फुल 1 मिनट तक हमको काउंट करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है, डाइजॉक्सिन का
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाई किया था इसके रिगार्डिंग। पहला है इसका बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। दूसरा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को इनहिबिट कर देता है। तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। और चौथा है आपका पोटेशियम लेवल को इंक्रीज़ करता है। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप? बताइए। यस, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को इनहिबिट कर देता है। ठीक है? क्यों, ये क्या करता है? इस पंप को ब्लॉक करके डाइजॉक्सिन क्या करता है? सेल के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे क्या हो जाएगा, आपका हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव आइनोट्रॉपी। याद रखिए, यही क्या है? डाइजॉक्सिन का मैकेनिज्म है। क्या है? इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का अर्ली और टिपिकल साइन क्या होता है? मतलब सबसे अर्ली और टिपिकल साइन क्या होगा? ऑप्शन है आपके टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, विजुअल डिस्टर्बेंस यानी कि येलो एंड ग्रीन हैलोस। आई थिंक मुझे लगता है आपको आंसर पता होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि विजुअल डिस्टर्बेंस। क्यों होता है? डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में पेशेंट को येलो और ग्रीन हैलोस दिखाई देते हैं। आप इसको याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? जेंथोप्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेंथोप्सिया। और मैंने ये बताया भी था कि ये IGI-MS 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका अर्ली टिपिकल साइन क्या होगा? विजुअल डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेशेंट लॉन्ग टर्म डाइजॉक्सिन थेरेपी पर है तो नर्स को कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि इम्बैलेंस से डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है? इसके ऑप्शन है ये हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का सबसे बड़ा अगर सिम्टम्स हम देखें वो है हाइपोकैलीमिया। ये क्वेश्चन आपका एम्स, पीजीआई, जिपमेर और ईएसआईसी में भी सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप एकदम याद रखिए, हाइपोकैलीमिया प्लस हाइपरकैल्सीमिया, इसमें क्या हो जाता है? डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजॉक्सिन का नॉर्मल थेरेप्यूटिक सीरम लेवल क्या होता है? एकदम याद होना चाहिए आपको। ये दैट इज़ 0.5 से 2.0 mg/L होता है। आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजॉक्सिन का कॉमन इंडिकेशन क्या है? ऑप्शन इस प्रकार है आपके, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलर और सीवियर हाइपरटेंशन। ये एकदम याद रखिए आप इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कंजेस्टिव हार्ट फेलर। ठीक है, डाइजॉक्सिन क्या करता है? वीक हार्ट को स्ट्रॉन्ग पंप करने में हेल्प करता है। ठीक है, और हार्ट फेलर जो सिम्टम्स जो होते हैं उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या है? ऑप्शन है आपका एट्रोपिन, लिडोकेन, डाइजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट यानी कि डीजीफैब, या एड्रेनालिन। ये मैंने आपको बताया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। क्यों, ये क्या करता है? ये डाइजॉक्सिन के साथ बाइंड कर लेता है और बाइंड करने के बाद क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है जो आपका किडनी के थ्रू रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिफोर गिविंग ओरल डाइजॉक्सिन आपने देखा कि पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो 55 बीट्स पर मिनट है, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है गिव द डोज, सेकंड ऑप्शन है होल्ड द डोज एंड थर्ड ऑप्शन है होल्ड द डोज एंड नोटिफाई द फिजिशियंस, और डी है आपका चेक रेडियल पल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? हमने डाइजॉक्सिन दिया और पेशेंट का हार्ट लेवल कितना है? लेस देन 55 है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, होल्ड द डोज। इमीडिएटली होल्ड करना है अपने को डोज को, उसके बाद हम नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को। ठीक है, क्योंकि हार्ट रेट क्या हो गया? 55 से कम हो गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका निमहांस 2023 में पूछा गया था। याद रखिए, निमहांस 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट साइन ऑफ डिजिटालिस यानी कि डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज क्या है? ऑप्शन है आपकी मस्कुलर वीकनेस, बी हेडेक, सी एनोरेक्सिया, डी नौशिया। ये मैंने आपको बताया था पहले कि अर्ली साइंस डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के क्या होते हैं? एनोरेक्सिया, नौशिया, वॉमिटिंग, ये अर्ली साइंस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एनोरेक्सिया। ये क्वेश्चन जो है आपका एम्स एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ठीक है,
तो दोस्तों यह था हमारा ड्रग डाइजॉक्सिन। आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके जो भी एमसीक्यूज़ होंगे उसमें आपने सभी सही आंसर पे टिक किया होगा। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ इस कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम आप उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।